हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीष पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 द पेस्ट फॉर लिविंग। ये एक हमारा क्रैश कोर्स होगा। इसमें बहुत ही कम समय में आप लोग को बहुत अधिक जानकारियाँ दी जाएगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वगैरह है बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हम अपने टॉपिक पे। मेरा जो टॉपिक है द पेस्ट फॉर लिविंग, ठीक है, जिसके राइटर है आर.सी. हचिसन। इसको समझने से पहले हिंदी में थोड़ा सा हम एक स्टोरी जो इसका समरी है उसको समझ लेते हैं, ताकि आप आसानी से इस पॉइंट बाय पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये एक तरह का एसे है। इस एसे में जो राइटर है वो राइटर डबलिन एक शहर है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक नाटक प्ले देखते हैं। उस प्ले में एक एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट है, बुजुर्ग कॉर्ड मर्चेंट जो एल्डरली भुट्टा बेचने वाला होता है, वो कॉर्ड मर्चेंट है। वो बहुत ही डिकी किस्म का इंसान है, उसका हार्ट बहुत डिकी है। उसका जो नेफ्यू है उसके साथ चीट कर रहा होता है, उसकी पत्नी बहुत खर्चीली है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। उसे रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं होता है, तेज़ रफ्तार से वो अच्छा नहीं लगता है उसे। इस तरह की कुछ कहानियाँ हैं। तो इस चीज़ को आप आशा करते हैं कि अब इस चीज़ को आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं द पेस्ट फॉर लिविंग। द पेस्ट फॉर लिविंग एक एसे है। सबसे पहले पूछा जाए कि द पेस्ट फॉर लिविंग क्या है, स्टोरी है कि नोवेल है कि शॉर्ट स्टोरी है या एसे है। तो आंसर होगा मेरा एक एसे है। द पेस्ट फॉर लिविंग इज एन एसे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से सोल्व होता है कि द पेस्ट फॉर लिविंग मेरा क्या है, एक एसे है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि हु इज द राइटर ऑफ द पेस्ट फॉर लिविंग। तो आर.सी. हचिसन इज द राइटर ऑफ द पेस्ट फॉर लिविंग। पेस्ट फॉर लिविंग के राइटर कौन है? तो पेस्ट फॉर लिविंग के जो राइटर होंगे आर.सी. हचिसन होंगे। ठीक है, तो ये भी एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से सोल्व हो गया कि द पेस्ट फॉर लिविंग एक ऐसे है। द पेस्ट फॉर लिविंग का जो राइटर है वो आर.सी. हचिसन है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पर ध्यान देंगे। तो आर.सी. हचिसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर.सी. हचिसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर.सी. हचिसन जो है वो ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। वो कहाँ के नोवेलिस्ट है? ब्रिटेन के रहने वाले थे, इसीलिए उसे ब्रिटिश नोवेलिस्ट कहा जाता है। तो दोस्त इसको ध्यान रखेंगे कि आर.सी. हचिसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन। इसमें जो राइटर है आर.सी. हचिसन वो दुखी आदमी जो है, आधुनिक युग के जो दुखी आदमी है उसकी व्यथा को उसमें क्या किया, कैप्चर किया। इस स्टोरी में ऐसे में क्या बताने का कोशिश किया है, तो एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन को। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन, इसमें एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन को बता रहा है। तीसरा जो पॉइंट है द राइटर सॉ अ प्ले इन डबलिन। राइटर जो है सो कहाँ पर प्ले देख रहे थे? राइटर सॉ अ प्ले, द राइटर सॉ अ प्ले इन डबलिन, डबलिन में देख रहे थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, डबलिन जगह है। राइटर कहाँ प्ले देख रहे थे? तो डबलिन में। और वो जो प्ले देख रहे थे उस प्ले का जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था? एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट। द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट। इस प्ले का चीफ कैरेक्टर यानी मुख्य भूमिका में, मुख्य कैरेक्टर में कौन था? तो एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट। एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट का मतलब होता है जो बुजुर्ग एक भुट्टा बेचने वाला जो होता है उसको एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट कहते हैं। तो इस नाटक का जो मेन कैरेक्टर था एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट। अगला पॉइंट है स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। इसका मतलब है एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट कहाँ रहते थे? तो आयरिश में रहते थे। इरिश जगह का नाम है, शहर का, वहाँ इरिश कंट्री में रहते थे, इसीलिए लिखा गया है स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। तो ये ध्यान रखेंगे एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे? तो स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। अगला पॉइंट है हिज हार्ट वाज डिकी। इसमें जो कॉर्ड मर्चेंट था इस प्ले में उसका हार्ट जो था सो काफी डिकी था। डिकी माने होता है बहुत कमजोर होना। ठीक है, तो हिज हार्ट वाज डिकी। डिकी माने कमजोर, कमजोर दिल वाला था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका जो हृदय था बहुत कमजोर था। क्यों कमजोर था? हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका जो नेफ्यू था उसे चीट कर रहा था। चीटिंग ही माना था ठगना, चीटिंग ही माने ठगना। जानने में कौन उसको ठग रहा था? तो उसका नेफ्यू उसको चीट कर रहे थे। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, ये भी वर्ड आप ध्यान रखेंगे। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसकी भतीजा जो है नेफ्यू उसको चीट कर रहे थे। अगला पॉइंट है हिज वाइफ हैड अ फैनेटिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स। उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत खर्चीली थी। जहाँ कहीं भी किसी अवसर पर मेले वगैरह या कहीं भी जाती थी, एक एक अवसर पर वो 10-10 पाउंड रुपये खर्च करती थी। ठीक है, तो हिज
जो वाइफ हैड फैनेटिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड, एक बार में 10-10 पाउंड खर्चा करती थी। अगला पॉइंट है द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट। राइटर जो है सो डिसलाइक करते थे रैपिड मूवमेंट को, तेज गति को। रैपिड मूवमेंट माने होता है तीव्र गति, तीव्र गति उसे पसंद नहीं था, तो राइटर जो है सो रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक करते थे। हालांकि नेक्स्ट लाइन में वो ये भी कह रहे हैं द राइटर एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स पर आवर। राइटर जो है सो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाना, कार में जाना बहुत एंजॉय करते थे। तो ये भी याद रखेंगे 90 माइल्स पर एन आवर, कितने घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना पसंद करते थे, 90 माइल्स पर एन आवर। तो फिर से एक बार इसको समझते हैं, देखते हैं कि आर.सी. हचिसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन। राइटर जो इसमें मॉडर्न एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन को कैप्चर किया है। द राइटर सॉ अ प्ले इन डबलिन, वो आप प्ले जो देख रहे थे डबलिन में देख रहे थे, वो जो प्ले में जो चीफ कैरेक्टर में था वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, और वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इंग्लिश कंट्री का रहने वाला था। उसका जो हृदय था, हार्ट वाज वेरी डिकी, बहुत डिकी था। उसका जो नेफ्यू था, भतीजा, चीटिंग ही उसे चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड फैनेटिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड, उसकी पत्नी 10 पाउंड खर्चा करती थी एक एक बार में। द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, वो रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक करती थी। द राइटर एंजॉय गोइंग इन अ कार इन 90 माइल्स पर आवर, और राइटर जो है सो कार में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलना बहुत पसंद करते थे। तो आप इसमें जो जो हम रेड मार्क से इसको अंडरलाइन किए उस वर्ड को ध्यान रखेंगे। ये कीवर्ड है आपके ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का। आप जब भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपके एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इन कीवर्ड को आप ध्यान रखिएगा, तो आसानी से आपको जो है सो क्वेश्चन का आंसर जो है सो पालेंगे। क्योंकि अगर आपका आंसर याद नहीं भी होता है, मिसमाइंड भी हो गया है, तो ये कीवर्ड को देखते ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन, डबलिन, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, इंग्लिश कंट्री टाउन, नेफ्यू, डिकी, 10 पाउंड, इसके बाद है रैपिड मूवमेंट, 90 माइल्स पर एन आवर। ये सब कुछ की पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत ही मदद करेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मेरा द राइटर्स बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। राइटर जो है इसमें किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो स्लो थिंकर ट्राइब से। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है द राइटर बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइटर किस ट्राइब से बिलोंग्स करते थे। तो राइटर्स बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, स्लो थिंकर के ट्राइब से बिलोंग्स करते थे। इसमें अगला पॉइंट है इन सिनेमा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। होपलेस फॉग, ये भी ध्यान रखेंगे कि सिनेमा में जो है राइटर अपने आप को होपलेस फॉग की स्थिति में पाते हैं। क्यों होपलेस, निराश बेचैन पाते हो। होपलेस फॉग माने होता है निराश बेचैन, वो निराश बेचैन स्थिति में पाते हैं। क्यों पाते हैं, क्योंकि वो इसमें एक कहानी है कि जब वो अपनी पत्नी के साथ देख रहे थे सिनेमा, तो जो 3 लड़कियां थी उसमें उसको भी वो नहीं पहचान पाते। थोड़े थोड़े देर पे वो जो लड़की आती है तो मुंह कर करके अपनी पत्नी से पूछती है कि ये लड़की कौन है। फिर दूसरी आती थी तो फिर पूछती थी ये कौन है, क्या वो वही लड़की है जो पहले आई थी। इस तरह से वो अपने आप को पा रहे थे, यानी असहज पा रहे थे। इसीलिए कहा गया इन सिनेमा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। राइटर जो है सिनेमा में अपने आप को कैसे पाते हैं, तो होपलेस फॉग की स्थिति में पाते हैं। आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे होपलेस फॉग, ये भी की पॉइंट है मेरा, होपलेस फॉग। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला है देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। इस सिनेमा में कितने लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी। देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। ठीक है, तो 3 की वर्ड हो गया आपका, इसको याद रखेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि सिनेमा में कितने गर्ल्स थी, तो 3 गर्ल्स थी। हीरो फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। इस सिनेमा के जो हीरो है उसको लड़की से, गर्ल्स जो है सिनेमा में उससे प्यार हो जाता है। तो उसमें पूछता है कि वो किस ऑर्डर में प्यार होता है, पहले किस लड़की से होता है, फिर किस लड़की से होता है और फिर किस लड़की से होता है। तो सबसे पहले उसको B लड़की से होता है, फिर C से होता है, फिर A से होता है। इस तरह से जो है हीरो वो प्यार में पड़ता है BCA ऑर्डर में। ठीक है, उसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, BCA MCA जो कोर्स होता है, BCA तो BCA इस तरह से BCA BC फिर A। तो हीरो फॉल्स इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीपल थिंक फास्टर देन द पीपल डिड 30 इयर्स अगो। राइटर कह रहे हैं कि लोग जो है आजकल के लोग इतना तेज सोचते हैं कि जो 30 वर्ष पहले लोग नहीं सोचते थे। 30 वर्ष पहले जैसा लोग सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा अब तेज सोचने लगे हैं लोग। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट है दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट दे मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, वे लोग जो ज़्यादा तेज नहीं सोचते हैं। दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट मतलब जो ज़्यादा तेज नहीं सोचते हैं। दे मे नॉट गेट अनदर चांस, उसे दोबारा मौका नहीं मिलता है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक एट ऑल, सोचने के लिए। तो कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तेज नहीं सोचते हैं, इसे दुनिया में दोबारा सोचने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ये सब जो विषय है, थ्री गर्ल्स है, होपलेस फॉग है, स्लो थिंकर, ट्रैप ऑफ स्लो थिंकर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आशा करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल, हम जब अगले क्लास लेके आएंगे तो आसानी से आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव की क्लास अगले क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर चैनल बहुत अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।